मान लीजिए कि हम रेखाखंडों की तुलना करना चाहते हैं। यदि मैं यहाँ पर एक रेखाखंड बनाऊं, मान लीजिए ये रेखाखंड AB है और एक और दूसरा रेखाखंड बनाऊं, मान लीजिए ये रेखाखंड PQ है। और यहाँ पर मैं एक प्रश्न करूं कि इन दोनों रेखाखंडों में से बड़ा रेखाखंड कौन सा है? क्या AB रेखाखंड बड़ा है या फिर PQ रेखाखंड बड़ा है? इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए कई तरीके हैं। मैं जानता हूं आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर ए बी पी क्यू से बड़ा है। लेकिन मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पर एक रेखाखंड इस तरह बनाऊं और इसको मैं एक्स वाई रेखाखंड बोलूं और फिर आपसे प्रश्न करूं कि अभी खंड ए बी और खंड एक्स वाई में कौन सा रेखाखंड बड़ा होगा, तो हो सकता है आपको यहाँ पर संदेह हो कि इन दोनों रेखाखंडों में से कौन सा रेखाखंड बड़ा है। वास्तव में मैं अभी भी दो बराबर रेखाखंड खींच सकता हूँ और यह जानने का हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम देखकर पता लगा पाएं कि ये दोनों रेखाखंड बराबर हैं या नहीं हैं। इसीलिए वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि दो रेखाखंडों की लंबाई बराबर है या नहीं, या फिर दो रेखाखंडों में से किस रेखाखंड की लंबाई ज्यादा है, अर्थात कौन सा रेखाखंड बड़ा है। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर वीडियो को रोकें और उन सभी तरीकों के बारे में सोचें जिनसे हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि किस रेखाखंड की लंबाई किस रेखाखंड से ज्यादा है। और एक बार अपने ज्योमेट्री बॉक्स के सभी उपकरणों के बारे में भी सोचें और उन उपकरणों पर विचार करें जो आपके शिक्षक ने पढ़ाते वक्त प्रयोग किए हों। जब मैंने रेखाखंड ए बी और रेखाखंड पी क्यू को बनाया था, तो सबसे पहले हमने जो तरीका अपनाया था वह तरीका था अवलोकन, अर्थात ऑब्जर्वेशन। तो इस अवलोकन से हमें यह पता लगा था कि वास्तव में ए बी रेखाखंड की लंबाई पी क्यू रेखाखंड की लंबाई से ज्यादा थी, अर्थात ए बी रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड से बड़ा था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन वह पहली विधि अर्थात तरीका है जिससे हम दो रेखाखंडों की लंबाइयों की तुलना कर सकते हैं। लेकिन अवलोकन की यह विधि क्या हमेशा काम करेगी? याद कीजिए, जब मैंने एक्स वाई रेखाखंड बनाया था, तब हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते थे कि एक्स वाई रेखाखंड और ए बी रेखाखंड में से कौन सा रेखाखंड बड़ा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आंखों की अपनी एक लिमिटेशन, एक सीमा होती है जिसकी वजह से वह अत्यंत सूक्ष्म अंतरों को पहचान नहीं सकती है। और यही कारण है कि अवलोकन की यह विधि हर समय काम नहीं करती है। अधिकांश समय यह विधि काम नहीं आती क्योंकि इस विधि में जिस उपकरण पर हम भरोसा कर रहे हैं वह है हमारी आंखें। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं, तो वह दूसरा तरीका है ट्रेसिंग अर्थात अनुरेखण, जिसके माध्यम से हम दो रेखाखंडों की लंबाई की तुलना कर सकते हैं। तो इस विधि में एक तरह का कागज होता है जो कि अर्ध पारदर्शी होता है, जिसको हम अनुरेखण कागज अर्थात ट्रेस पेपर भी कहते हैं। मान लीजिए हमें रेखाखंड ए बी दिया हुआ है और अब हम इस ए बी रेखाखंड के ऊपर अपना ट्रेसिंग पेपर रख देते हैं। चूंकि ट्रेसिंग पेपर अर्ध पारदर्शी है, इसलिए हमें रेखाखंड ए बी कुछ धुंधला दिखाई देता है, जिसे मैं इन बिंदीदार रेखाओं द्वारा दिखा रहा हूं। अब हम इस ट्रेस पेपर पर बिंदु ए से शुरू करके दूसरा रेखाखंड पी क्यू बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और यह बता सकते हैं कि रेखाखंड पी क्यू की लंबाई रेखाखंड ए बी से छोटी है, अर्थात रेखाखंड ए बी बड़ा है। इस विधि में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमें यहाँ इस ट्रेस पेपर पर पी क्यू रेखाखंड को बनाना होगा। और यदि हमें रेखाखंड मान लीजिए कुछ इस तरह दिए हुए हैं, यह ए बी रेखाखंड है और यह पी क्यू रेखाखंड है, तो इस पी क्यू रेखाखंड को ट्रेस पेपर पर स्थानांतरित करने में भी हमें समस्या होगी। और यदि हम पी क्यू रेखाखंड की लंबाई नहीं जानते हैं या फिर हम कहें हमारे पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिससे हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, तो हम इसको ट्रेस पेपर पर स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अर्ध पारदर्शी कागज अर्थात ट्रेस पेपर केवल सिद्धांतों के रूप में काम करता है, यह बहुत प्रैक्टिकल अर्थात व्यवहारिक नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं
कि पहली विधि जो कि अवलोकन विधि थी और यह दूसरी विधि जो कि अनुरेखण अर्थात ट्रेसिंग विधि है, इन दोनों के अपने अलग अलग नुकसान हैं। मैं जानता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे छात्र और बहुत सारे दर्शक रूलर अर्थात स्केल का उपयोग करने के बारे में विचार कर रहे होंगे। यदि आप स्केल का उपयोग करके रेखाखंडों की लंबाई मापते हैं तो आप बहुत जल्दी ही दोनों रेखाखंडों की तुलना कर सकते हैं और यह विधि वास्तव में बहुत अच्छी विधि है। लेकिन मैं यहाँ पर इस विधि के कुछ नुकसानों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। अब मान लीजिए कि आप रेखाखंड AB की लंबाई मापते हैं। तो मान लेते हैं कि ये रेखाखंड है जहाँ पर ये A है और ये B, और आप इस रेखाखंड के एक सिरे को 0 सेंटीमीटर पर रखते हैं और जब आप इसको मापते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये लंबाई 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं AB बराबर है 8 सेंटीमीटर के। और इसी प्रकार हम दूसरे रेखाखंड की लंबाई भी माप सकते हैं जो कि हमारा PQ रेखाखंड है, और हम देख सकते हैं यहाँ PQ रेखाखंड की लंबाई 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है। अब यदि हम यहाँ पर XY रेखाखंड की लंबाई नापें तो हम ये शुरू से ही जानते हैं कि AB रेखाखंड की लंबाई और XY रेखाखंड की लंबाई लगभग समान थी। मान लीजिए कि यह XY रेखाखंड है और आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस रेखाखंड की लंबाई 8 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस रेखाखंड की लंबाई 8 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर कम है। आप जानते हैं कि 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्योंकि यह अंतर बहुत ही छोटा है तो यहाँ पर हम इंसानों द्वारा एक त्रुटि हो सकती है जिसको हम लंबन त्रुटि अर्थात पैरेलेक्स एरर कहते हैं। और इसके पीछे कारण है कि हम मापते समय किस तरफ से देख रहे हैं, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे माप पर पड़ता है। हमारा माप एकदम सही हो यह सुनिश्चित करने के लिए हमें एकदम ऊपर से इसको देखना होगा। तो यहाँ पर मैं भले ही कहूँ कि इस रेखाखंड XY की लंबाई 8 सेंटीमीटर से कुछ कम या फिर 7.9 सेंटीमीटर के बराबर है, यहाँ पर इस त्रुटि का नुकसान हमें हो सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस विधि की सबसे बड़ी हानि जो है वो है लंबन त्रुटि अर्थात पैरेलेक्स एरर, जो कि स्केल को अलग अलग कोणों से देखने पर होती है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या ऐसी कोई विधि नहीं है जो इस समस्या का हल कर सके? तो इसका जवाब है हाँ। इसके लिए हमारे पास एक स्केल और एक डिवाइडर होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास दो रेखाखंड है। पहला रेखाखंड है AB और दूसरा रेखाखंड है XY। अब हम इन दोनों रेखाखंडों की तुलना डिवाइडर और स्केल की मदद से किस प्रकार कर सकते हैं? डिवाइडर कुछ इस तरह दिखाई देता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस डिवाइडर की दो भुजाएं हैं और इन दोनों भुजाओं के अंतिम सिरे सुई की तरह हैं और आप इन भुजाओं को घुमा भी सकते हैं। हम डिवाइडर की इन दोनों भुजाओं के अंतिम सिरों को इन रेखाखंडों के अंतिम बिंदुओं पर रख सकते हैं। इस प्रकार इस रेखाखंड की लंबाई और इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी एक समान रहती है। इन दोनों रेखाखंडों की लंबाई की तुलना करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस डिवाइडर को A और B बिंदुओं पर रखना है, कुछ इस तरह। जैसा कि आप देख सकते हैं डिवाइडर की दोनों भुजाओं के अंतिम सिरे रेखाखंड के अंतिम बिंदुओं पर हैं। अब हम डिवाइडर को इसी स्थिति में रखते हुए अर्थात भुजाओं को बिना घुमाए डिवाइडर का एक सिरा X पर रखेंगे और देखेंगे कि दूसरा सिरा कहां पर जाता है। यदि डिवाइडर की दूसरी भुजा बिंदु Y तक नहीं पहुंचती है बल्कि उसके पहले ही किसी बिंदु पर पहुंच जाती है, तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर रेखाखंड AB की लंबाई रेखाखंड XY की लंबाई से कम होगी। और यदि दूसरी भुजा बिंदु Y के आगे किसी बिंदु पर पहुंचती है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि AB की लंबाई XY की लंबाई से ज्यादा होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह रेखाखंडों की लंबाई की तुलना करने के लिए सबसे सरल विधि है। लेकिन हम किसी रेखाखंड की सटीक लंबाई किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं?
ऐसा करने के लिए हमें इस डिवाइडर को इसी स्थिति में स्केल पर रखना होगा। इसके लिए हमें इसकी एक भुजा 0 सेंटीमीटर पर और दूसरी भुजा इस लंबाई के अनुसार जहां पर भी जाती हो रखना होगा। और इस प्रकार हम उस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। और इस माप को आप किसी भी कोण से देखें, यहाँ पर लंबन त्रुटि अर्थात पैरेलेक्स एरर की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी किसी भी कोण से देखने पर नहीं बदलती है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो में समझाई गई सभी विधियों का अभ्यास करें और रेखाखंडों की लंबाई की तुलना करें।